हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि तुम लोग के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे प्री के, और तुम लोग मेंस के लिए तैयार होंगे। जिन लोगों का एग्जाम अभी होना है नेक्स्ट इस वीक में, ठीक है, उन लोगों के लिए है कि तुम लोग पहले प्री का दे लो, फिर इस वीडियो पर आना। ठीक है, देखो मेंस के लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी तुम लोगों के लिए बनाई है वो ये है कि हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी लेवल की क्वेश्चन करते हैं। तो जो सबसे मुझे पता चला कि सबसे डिफिकल्ट वाले में, ठीक है, देखो मैं डिफिकल्ट में स्मार्ट क्लियर का उठाया था, जिसको कि अदरवाइज भी डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है? और इसका मैंने पीओ का मेंस उठाया, ठीक है, एमपीएस का उठाया, फिर हम एसबीआई का करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जाके हम लोग क्लिनिकल का मेंस पर जाएंगे। तब तक क्या होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की तुम्हें आदत पड़ चुकी होगी। 2023 का है, ठीक है, 3 नंबर। तो अगर तुम लोग पहले जाके इसको ट्राई करना चाहो तो पहले तुम लोग इसको कर लेना। मैंने एज इट इज पूरा का पूरा इसको उठा लिया है, ठीक है। देखो ये स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा इससे डीआई से, ठीक है। हमेशा एक नजर मार लेना कि डीआई इजीली बनने लायक है या नहीं, ठीक है, तभी इस पर हम लोग टाइम देगा। इसको देख के मिल रहा है कि बोल रहा है कि भाई मेडल्स वोन बाय कंट्री ऑन 5 डिफरेंट डेज। एशियन गेम्स में है 23, 24, 25, 26, 27, 5 दिन का है। और फिर इसमें कुछ स्टोरी दिया हुआ है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। एक चीज जो बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें लग रहा है, एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी। तो ये कभी भी करोगे तो ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। तो जब भी इसको निकालोगे तो 3x ही आएगा, ठीक है। फिर इसके कुछ कंडीशंस उसमें डाले हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशंस आ रहा है कि ऑन 2 ऑफ द डेज देयर वाज नो गोल्ड मेडल। एक कंडीशन, नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स won by the country on the last 3 days are different prime numbers। अब क्या 5 दिन, 5 में लास्ट 3 दिन में डिफरेंट प्राइम नंबर्स है और 2 दिन नहीं है। तो 2 दिन गोल्ड मेरा कम नहीं है, इसमें नहीं है, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। चलो, और ये डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि प्राइम 1, ठीक है, प्राइम 2 और प्राइम 3। ये ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेंगे P1, P2, P3 आ जाएगा। चलो, फिर आता है नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स won on any day must be the same or more than the previous day। मतलब ये हो गया कि यहाँ से ज्यादा इसमें आएगा, यहाँ से ज्यादा इसमें। चलो ठीक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स ऑन दीज 5 days was 60। तो हम लोग ऐसा करें कि हम लोग एक बार टोटल का करना है, ठीक है। ये मेरे पास अगर टोटल की बात करें, ठीक है, तो टोटल ये बोल रहा है कि 60 है। अब यहाँ पर अगर देखो, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है y माइनस एफ प्लस वाई प्लस वाई प्लस एफ। तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो मेरा बचेगा 3y। 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 20। एक चीज आ गया। फिर आता है कि x x x x x 5x इक्वल टू y। ध्यान रखना, 5x इक्वल टू y इक्वल टू 20। मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करना, मेंस के लिए जा रहा हूँ। x इक्वल टू 20/5 4। मैं तीनों ऊपर लेके गया, x का वैल्यू तुम्हारा आ गया 4, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये मेरा 4 4 4 4 4, ठीक है। अब इसमें आता है कि इस दिन 0, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल टू 4 आएगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। बी का वैल्यू ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। सी डी ई मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, तो सी का वैल्यू क्या ले सकते हो, क्योंकि देखो प्राइम नंबर्स है, टोटल की बात करोगे तो हर एक जगह पर तुम्हारा 12 आएगा, एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू लोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारा जो आएगा ये 12 ही आएगा,
12, 12, 12, 12 टोटल। अब आता है कि x माइनस सी प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 12 है, और माइनस सी का तुमको वैल्यू, सी का कोई वैल्यू लेना पड़ेगा और इससे प्राइम डिफरेंट प्राइम नंबर होगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, दो ही नंबर तुम्हारे पास आ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो तो मेरे पास दो नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से, एक तो 2 और दूसरा 3। तो सी का वैल्यू जो मेरा आ सकता है या 1 या 2, दो कंडीशन बनी। चलो फिर डी का ये तो हो गया सी का, फिर डी। अब ये 2 या 3 अगर होता है, ठीक है, अगर ये 2 होगा तो ये मेरा 3 आ जाएगा और ये मेरा 5 आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब ये 3 आ नहीं सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि प्लस डी है तो 4 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो तय हो गया कि 4 से ज्यादा होगा, तो ये डी का वैल्यू 1 ही लेना पड़ेगा हम लोगों को। डी का वैल्यू 1 लोगे तो ये टोटल तुम्हारा 5 आ जाएगा, ठीक है। ई का वैल्यू अब तुमको चाहिए प्राइम, ठीक है, तो पहला वाला 2 या 3 होगा, दूसरा वाला तुमको पता है कि 5 ही होना है क्योंकि प्लस में जाना है, फिर ये प्लस में जाके ज्यादा होना, 5 से ज्यादा होना तो ये 7 होगा, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं, ये 7 होगा। तो ई का वैल्यू जो तुम्हारा आ गया वो आ गया 4 + 3। तो ये अब मेरे पास आ गया। फिर अब मैं यहां से अगर निकालना चाहूँ, ठीक है, कि क्या है, तो देखो ब्रॉन्ज का टोटल 12 है, 4 तुम्हारे पास सिल्वर है, गोल्ड 0 है, तो ब्रॉन्ज कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ भी ब्रॉन्ज 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 और 2 6, तो या तो 6 आएगा या फिर 4 + 3 7 आएगा, तो ये 5 भी आ सकता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 5 + 4 9, ये मेरा 3 ही आएगा, 7 + 4 11, तो ये मेरा 1 ही है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा आ गया। अब ये मैं तुमको बोलूँगी, तुमको इसको रफ शीट में लिखो, ठीक है। मेरे पास रफ शीट नहीं, चलो मैं आ जाऊँगा, बेंच का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीछे स्क्रीन पे आ जाऊँगा। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन 26 सितंबर? 26 को कितना ब्रॉन्ज हुआ था? 3। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि डाउट है मुझे 25 में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा आंसर। How many gold medals are on all 5 days? तो देखो अब इसमें गोल्ड में दिक्कत है, तुम्हें पता नहीं है कि क्या, 2 ऑप्शन होते हैं, 7 में 12 में 14 या 15। देखते हैं कि इसमें दोनों ऑप्शन है क्या, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो हम लोग फिलहाल कंप्यूटर में मार के हम लोग निकल जाएंगे। What is the difference between the value of E and B? ई और बी में दिक्कत नहीं था, ई का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो इसमें देखो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगाइए, ठीक है, मॉडरेट बोल के चलते हैं। इफ एवरेज नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल्स won from 23rd to 29th is 7, ठीक है, 23 से 29 तक। 23 से 29 तक का मतलब हो गया कि 7 दिन, ठीक है, 23 6 29 तो 7 दिन, 7 में 7 है, ठीक है, 7 × 7 = 49। Which of the following can be average number bronze medal won on 28th and 29th? तो हम लोग ऐसा करेंगे कि 5 दिन का ब्रॉन्ज निकालो, ठीक है, 5 दिन का ब्रॉन्ज देख लेते हैं, 5 दिन का ब्रॉन्ज कितना है। 5 दिन का ब्रॉन्ज अगर देखो 8 8 16, ठीक है, 4 20 25 या 26, 2 है। हम लोग दोनों ऑप्शन को लेके देख लेते हैं। देखो या तो 25 या 26, इन दो मिला के अगर मैं एवरेज की बात करूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा ये आ गया तुम्हारा 23। अब इसमें कैन बी, ठीक है, तो 24/2 12, 23/2 11.5 मेरे पास नहीं है, तो
तो 12 का मेरा ऑप्शन। ऐसे भी ये परफेक्ट पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो 12 हो सकता है। तो ये मेरा आंसर है। चलो, आई होप कि इस डाटा में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर तुमको सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, 611, 467, 303, 267। ए का वैल्यू तुमको निकालना। जनरली बेस का ऐसे रहता है, ए और बी करके देता है। चलो आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका अगर डिफरेंस की बात करें हम लोग तो 7 4 11, 7 4 11, 144, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है। 7 6 13, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये 6 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 467 में से 100 घटा दो तो तुम्हारा ए का वैल्यू आ गया 367, ठीक है। बी का वैल्यू निकालना है मुझे। बी में भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। देखो ये 300 है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 300 का डिफरेंस है, ये तुम्हारा 480 का, ठीक है। इसको अगर देखोगे 8 2 10, 9 3 12, ठीक है, 3 4। अब ये पूछ रहा है a माइनस व्हाट इज व्हाट परसेंट ऑफ b। अब या तो हम लोग सिंपल ये देख लें कि भाई 367 माइनस 1 हम लोग पूरा सॉल्व ना करें। 366 कितना परसेंट है, तो 366 अगर हम लोग देखने के लिए जाए फिगर वाइज, ठीक है, तो एक यही समझ में आ रहा है। इसका इंटू 15 दिख रहा है। देखो 244 का 1.5 गुना करोगे तो 122 ऐड हो जाएगा, 366 हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व ना करें तो हम लोग ये कर सकते हैं। अब आता है कि फिर वो क्या आएगा, ठीक है। तो वो तो समझ में आ रहा है कि ये फिगर बी मेरा 1500 आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए वो एक बार हम लोगों को देख लेना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये अलग अलग चीजें ले रहा है। तो इसको अगर निकालने के लिए जाए उससे अच्छा है कि हम लोग नॉर्मल यहाँ पर कर लें। अदरवाइज करने के लिए जाओगे तो फिर से वही आएगा कि हम लोग 250 गया, फिर सेम रहा, फिर 300, फिर 480, फिर 432। ओके, ये तुम्हारा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं उसको नीचे लिख के तुमको बताऊं तो जो समझ में आ रहा है 1250 इंटू 1.2 इक्वल टू 1500, 1500 into 1 is equal to 1500, 1500 into 0.8 is equal to 1200। देखो ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फिगर निकाल लिया है। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका वैल्यू मेरा 1500 है, क्योंकि उसी से मेरा, क्योंकि ये मेरे लिए इजी है। फिर 1200 का 0.6 किया तो मेरा 720 आ गया, 720 का 0.4 किया तो ये मेरा 288 आ गया। तो डिफरेंस नहीं निकाला है, इसको क्या किया है कि मल्टीप्लाई करता चला गया 1.2, 1.8, 0.6। तो देखो कई बार होता है कि अगर तुम आंसर जब पहले से निकालोगे तो तुम्हारे लिए पूरा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। चलो एक ही था और देखते हैं फिर से दिया आ गया। राहुल, बिलाल एंड मोहन हैव डिफरेंट अमाउंट्स इन द डिनोमिनेशन। तो देखो इसमें क्या है कि मुझे बोला जा रहा है कि 20 रुपीज बिलाल, राहुल और मोहन के पास x प्लस y प्लस x प्लस 3। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो गया मेरा 3x प्लस 4y। अब ये टोटल कितने नोट है मेरे पास? 140 का मतलब है 140 बटे 20, मेरे पास टोटल 7 ही नोट। तो 3 और 4, इसका मतलब x और y का वैल्यू 1 और 1 ही है, अलग नहीं होता है। टोटल देखो तो 3
इंक्लूड करके 3x प्लस 4y आ रहा है तो 1 और 1 ही आएगा, ठीक है। तो बिलाल के पास x है, तो बिलाल के पास एक नोट है। इसके बाद x प्लस y है तुम्हारा राहुल के पास, इसके पास 2 हो गया, और x प्लस 3 है मतलब 4 है इसके पास, 4 2 6 7 आ गया। अब अगर टोटल निकाल के रखना हो क्योंकि तुम्हें तो इसको अगर करोगे तो दो, देखो ये क्या है 500 740, इसके पास आ गया 740 रुपये। इसके पास देखोगे तो 1 2 3 500 600 और 20 600, इसके पास देखो तो 500 600 और ये 80 680। इसको टोटल करके देखो कि 2040 आ रहा है, 80 20 100 140 8 और 12 20। अब ये तुम्हारे पास रफ कर रहे हैं ना, तो आगे तुम्हारे लिए बनना बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन देखना, हाउ मच अमाउंट डज राहुल है, हम लोगों ने दे दिया है कि राहुल के पास 740 है, ठीक है 740 राहुल के पास। नंबर ऑफ 20 नोट्स ऑफ बिलाल इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 नोट्स ऑफ राहुल। 20 नोट्स बिलाल का और राहुल का 100, राहुल के पास 100 का है 2 और बिलाल के पास 20 का है 1, तो 50% हो गया 50%। जिस आपका वो था समझ में आ रहा था कि एक ही क्वेश्चन, ये 2 ही क्वेश्चन हो सकता है, इतना इजी और होगा नहीं। चलो क्वाड्रेटिक एक बार देखते हैं, a square plus b plus c is equal to 0, a square plus b square is equal to इतना, a b and c are integers. If c is equal to 80, what is the smallest possible value of b? अब देखो इस एक क्वेश्चन में हम लोगों का क्या है कि हम लोगों ने ये बोला हुआ है कि हम लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक का याद करो, मैंने बताया था अगर यहाँ पर प्लस होता है तो मुझे ऐड करके निकालना है। सी का वैल्यू बोल रहा है कि 80 है, तो मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। अगर इसको कुछ भी ना करो, ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किससे मेरा वैल्यू आ सकता है। मुझे एक ऐसा फिगर लेना पड़ेगा, ठीक है, जहां से कि मुझे मल्टीप्लाई करके 80 आ जाए। बी और ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 80 आ जाए। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट तो पहले ये है, तो इसमें अगर जाओगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है कि -48 करोगे तो अगला वाला 8 आएगा, 48 और 8 करोगे मतलब 48 से फिर तुमको 80 में लेके आने के लिए 2 पेयर में क्या निकालोगे, जैसे अगर 42 मैं इसको 40 और 2 में तोड़ सकता हूँ, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब मैं 48 को अगर तोड़ता हूँ, कैसे तोड़ूंगा कि 80 आ पाए, मुझे 2 पार्ट में तोड़ के 80 लेके आना है, डिफिकल्ट होगा, यहां से मुझे 80 लेके आना। 24 में आ जाएगा 20 और 4, 20 में मुश्किल हो, एक तो 24 आएगा, 20 और 20 चौके 80, या 40 दिन 42 इसमें आएगा। इसके अलावा 80 करना डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो 80 में 8 तुमको 8 लेना पड़ेगा, 8 लो 4 लो 2 लो 16 लो, ठीक है, ऐसे ही लेना पड़ेगा, लेकिन किसी को भी करके तुम नहीं कर पाओगे। तो मेरे पास 2 ही पेयर है जो कि मुझे 80 ले सकता है, और इसमें अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट मेरा है -42 है, ये मेरा मेरे भी लार्जेस्ट आप तो मतलब अगर पूछना है इसमें तो हम लोग ये कर सकते हैं, तो ये मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग देखने के लिए इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर अगर तुम देखने के लिए जाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1936 प्लस 88, इसको करने के लिए जाओगे तो एक तो ये समझ में आता है कि ये मेरा 44 का स्क्वायर है,
36 मतलब 6, 25 से 19 6 कम, ये 44 का स्क्वायर है। ये 2 इंटू 44 88 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको करता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करके करोगे ये तुम्हारा ए प्लस बी, ए माइनस बी करके आएगा। इसको कैसे करूँगा? इसको अगर करने के लिए जाते हो तो जो समझ में आता है कि यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो ये 44 का स्क्वायर है, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये करता हूँ तो ये तो आएगा नहीं तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो हम लोग निकाल सकते थे। चलो देखते हैं, ठीक है, फिलहाल हम लोग इसमें नहीं बचते हैं, देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन तो एक ये तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये है कि a प्लस बी इसका वैल्यू अगर हमारा मेरा 44 स्क्वायर आता है, ठीक है, तब तो ठीक है, ये 44 अगर आता है a प्लस बी इक्वल टू अगर 44 हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये देखो प्लस 44 माइनस 44 दोनों आ जाएगा, C is equal to B minus A minus 2. What is the highest possible value of A? अब इसमें क्या है कि C is equal to B minus A minus, अगर मेरा B minus A 44 है, ठीक है, माइनस 44, तो माइनस 44 माइनस 2 मेरा माइनस 46 देगा। अब ये देखना जरूरी है कि वो मेरा आएगा या नहीं आएगा। अब देखो हमको तोड़ के ही चलना पड़ेगा, तो अब या तो हम लोग ऐसा कर लें कि इसको हम लोग इधर लेके चलें, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है तो कर लो, ये ऐसे करो, इसको ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 88b प्लस 1936, ठीक है। अब इसको अगर देखो तो ये तो समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 44 का होल स्क्वायर आएगा, बी प्लस 44 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर अगर मैं काट देता हूँ तो ए इक्वल टू बी प्लस 44, तो ठीक है, तब फिर बी माइनस ए इक्वल टू माइनस 44 आ सकता है, जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि b माइनस ए अगर मेरा माइनस 44 आता है तो माइनस 44 माइनस 46 आ जाएगा। अगर ये माइनस 46 आता है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए हम लोग टाइम के हिसाब से 23 पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि प्लस में अगर लेते तो फिर वो एक अलग कहानी होता, बट यहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर मान लो ये 44 माइनस 2 लेते हैं, 44 माइनस 2 लेते हैं तो ये मेरा 42 आता, 42 आता तो मेरा फिर ये 21 आता, बट हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है, ठीक है, तो 23 को हम लोग लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ऐसे ही अटपटे होते हैं, तो हम लोगों को आंसर से ऐसे ही अटपटे निकालने हैं। अब c इक्वल टू b माइनस a माइनस 2 अगर दे दिया है, ठीक है, तो हम लोगों ने c का वैल्यू निकाला माइनस 46, c का वैल्यू माइनस 46 हम लेते हो। अब माइनस में क्या होता है
कि तुझे घटा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू तुम 23 अगर लेते हो, ठीक है, तो 23 और ये ए का वैल्यू अगर 2 आता है, ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। 23 दूनी 46 आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं लेके जाता हूँ 21 ए स्क्वायर प्लस 21 है माइनस 46, अगर मैं लेता हूँ तो ये मेरा जाके दे देगा। अगर मैं इसको ले लिया ए स्क्वायर प्लस 21 माइनस 46, क्योंकि ये मैंने 46 लिया, और अगर मैं यहाँ पे प्लस 21 ए लेता हूँ, ये माइनस है, तो जो मेरा वैल्यू आएगा, ठीक है, 23 और 2 करके मेरा आ सकता है। अब ये थोड़ा सा है, बट यही करना पड़ेगा। बाकी सॉल्यूशन में आओगे तो फिर क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है। Radar chart given below shows the difference between the correct answer. The ABCD 2 examination is consisting of 120 questions. 120 question है. There are 4 marks for each correct answer and a deduction of 1 mark for each incorrect answer. ठीक है. तो हम लोग ऐसा है कि रफ शीट पे ऐसे करके ले लो, ठीक है। टोटल तो 120 है, तो इसमें से क्या है कि करेक्ट, इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड, ये ऐसे है। और करेक्ट माइनस इनकरेक्ट तुम्हारा डिफरेंस जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से शायद ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो सिर्फ इसमें बार बार नहीं जाए, इसके लिए ये कर सकते हो कि इसको डिफरेंस लिख लो। ए का है मेरा 60, बी का है मेरा 80, सी का है मेरा 50, डी का है मेरा 40, ई का भी है मेरा 40। बस यही एक लिख लो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने के लिए इस क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। हर क्वेश्चन को तुमको अलग अलग करना पड़ेगा। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ डी। द मार्क्स ऑफ डी आर 73.33% of marks of A. 73.33%, 26.67% तुम्हारा ये है, तो ये 13। ठीक है, चलो एक बार चेक कर। नंबर रॉन्ग आंसर तो ए इज सेम एज दैट ऑफ डी। अब प्रॉब्लम क्या है कि 73.33% अगर मार्क्स की मैं बात करूं, अब तुझे देखो 3.33 है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम लोग 300 के हिसाब से देख लें। अगर मान लो कि ए को अगर 300 नंबर आया होगा, तो डी को कितना आएगा? 7 या 21, 210, और इसका 3 गुना करोगे तो 220 आएगा। ये बेसिकली 11/15 का चक्कर है। तो देख लेते हैं कि अब 300 और 220 है, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर ए और डी का सेम है। टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट वाला में कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑफ डी। देखो डी का 220 के हिसाब से 11 का मल्टीपल के हिसाब से डी का निकालना है कि डी ने कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, कितना उसका अनअटेम्प्टेड। तो डी में देखो क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट का 40 है, मेरे पास टोटल 120 है। ये तो समझ में आ रहा है कि 120 चौके 480, 100% से 480, इसका मतलब 220 या 330। 330 होगा नहीं, क्योंकि
करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस 40। तो हम लोग एक फिगर ले लें कि 120 है, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कि 60 इसमें करेक्ट किए होंगे, तो 60 जो कि 240, 20 इसने इनकरेक्ट किया, ये 220 आ गया। अगर इसका 220 है तो ए का 300 होगा, ठीक है। अब ए का क्या है कि 60, इसने डिफरेंस 60 है, ठीक है। तो अब डिफरेंस अगर 60 है तो हम लोग देखें कि करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस, तो अगर इसमें मान लो कि अगर 80 इसने सही की हो, ठीक है, 80 सही करेगा तो इसको 320 नंबर मिलेगा, और 20 गलत करेगा, ठीक है, तो 20 माइनस हो जाएगा, इसको 300 आ गया। इसका मतलब ए का 20 अनअटेम्प्टेड है और इसका तुम्हारा 40 अनअटेम्प्टेड है। डी का 40 नॉट अटेम्प्टेड है, इसका 40 है। अनअटेम्प्टेड जो है डी का 40 है, और अनअटेम्प्टेड तुम्हारा ए का था 20। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हर एक बार तुमको पलट के जाना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स ऑफ बी एंड ई इज 30। बी और ई का इनकरेक्ट 30 है। इफ ई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, व्हाट आर द मार्क्स ऑफ बी? ये तो फिर भी इजी है। इनकरेक्ट आंसर बी और ई का 30। ई है सारा का सारा क्वेश्चंस को इसने अटेम्प्ट किया था। ई ने सारा का सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। 120 अटेम्प्ट किया था, 40 का तुम्हारा डिफरेंस है करेक्ट और इनकरेक्ट का, ठीक है। तो इसका मतलब 80 करेक्ट है और इनकरेक्ट 40 है। और बी का बोल रहा है कि बी का इनकरेक्ट तुम्हारा और इन दोनों का इनकरेक्ट सेम। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी एंड ई इज 30। तो अगर इसका 40 है तो बी का इनकरेक्ट 10 ही होगा, क्योंकि 70 नहीं कर सकते हो, 80 तो इसका डिफरेंस है। तो इसका मतलब बी का जो है ना 10 गलत है, देखो 10 उसके गलत है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि बी ने 90 करेक्ट किए, ठीक है, 10 इनकरेक्ट किए, तभी आएगा 90। और देखो इनकरेक्ट 10 है और डिफरेंस तुम्हारा करेक्ट इनकरेक्ट का 80 है, तो 90 माइनस 10 80 होगा, तो 360 माइनस 10 350। ये तुम्हारा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो वही है कि थोड़ा सा पेन दे रहा है, बार बार पीछे जाके हर एक का अलग अलग करने। Marks of C are 275. What is the number of unattempted questions of C? C का डिफरेंस 50। C का करेक्ट माइनस इनकरेक्ट 50 है, 275 मार्क्स आ रहे। तो 300 माइनस 25, एक तो 275 आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मान के चल रहे, अच्छा भाई इसने 75 करेक्ट किया, 300 आ गया, 25 इनकरेक्ट किया, 75 और 25 का डिफरेंस 50, ठीक है। तो 25 इनकरेक्ट किया तो माइनस 25, इसके मार्क्स आ गए 275, और बच गया 75 प्लस 25 100 हो गया, 20 क्वेश्चन इसके बच गए। इसमें तुमको हर एक का फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन करना है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। If each of them has the same number of unattempted questions, who does get the highest marks? देखो
हाईएस्ट मार्क्स उसी के होंगे जिसका तुम्हारा डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, करेक्ट आंसर ऑफ ईच स्टूडेंट आर मोर देन द इनकरेक्ट आंसर्स भी है, तो करेक्ट तुमको ज्यादा है। तो अब इसमें से क्या है कि जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका जो है एक्चुअल में तुम्हारा करेक्ट आंसर ज्यादा रहा होगा, तो बी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इसमें कुछ भी नहीं। आई होप कि उससे गैप में ज्यादा कुछ तुम्हें परेशानी नहीं हुई होगी। ये तुम्हारा डाटा सफिशिएंसी है। Which of the following pairs is sufficient to answer the question? The class is 43 students including Anil, Raju, Sudhu. What is the difference between the weight of Anil and combined weight of Raju and Sudhu? 45 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि 40 प्लस ये 3 लोग हैं। Weight of Anil and combined weight of Raju and Sonu. Anil, Raju, Sonu left the class. The average weight of the class decreased by 1 kg. एक्चुअल तो इन लोगों का दिया हुआ नहीं है, तो इससे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। एवरेज वेट ऑफ क्लास ये दिया हुआ है, इनसे और इससे तो तुम्हारा इन तीनों का एज निकल जाएगा। एवरेज वेट ऑफ अनिल, राजू और सोनू का अगर तुमने दे भी दिया मुझे क्या, तब भी मेरा काम नहीं हो जाएगा। तो राजू और सोनू लेफ्ट द क्लास, एवरेज वेट ऑफ द क्लास डिक्रीज्ड बाय 50 kg, 0.5 kg। अब देखो, इसको अगर करना होगा तो हम लोगों को किसी दो से तो नहीं कर सकते, ये तो तय है, क्योंकि इसने मुझे 2 ही का पेयर दिया हुआ है, किसी 2 से निकालना मुश्किल है। दो से नहीं निकलेगा, 3 को मिला के मे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट 2 से नहीं निकलेगा, ये तय है। तो इसमें नरबीज करके निकालना, ये क्वेश्चन ऐसे ही देते भी हैं। Boat X, Y, Z travel in a canal. What is the ratio of downstream speed of X to the upstream speed of Z? Which of the following pair? तो इसमें तुम्हारा क्या है कि downstream speed of Y is same as upstream speed of Z, and the upstream speed of Y is same as the downstream speed of X. ठीक है, तुमने स्ट्रीम वाला को पार्ट को अलग करके ये कर दिया, तो ये तो इसमें क्या है, X, Y, Z तीनों का दिया हुआ है, तो X से Z तक हम लोग पहुंच जाएंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर, इससे निकल जाएगा। लेकिन एक इशू ये आएगा कि अगर इससे तुम निकालोगे तो इसको कुछ भी लोगे तो डिफरेंस तुम्हारा अलग अलग आएगा। मान लो 20 + 5 हो या 30 + 5 हो, तो सबका चेंज होता जाएगा, तो जिस एक का बेस ले लोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। स्टिल वाटर ऑफ स्पीड ऑफ बोट Y is 35 किलोमीटर। अब इन दोनों को अगर मैं लेता हूं तो फिर मेरे लिए दिक्कत ये हो जाएगी कि मेरा आगे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे 2 ही को लेना है, इन दोनों से मेरा फिर X और Z तक नहीं जाएगा। तो यहां से भी किसी मतलब का नहीं बनेगा मेरा। फिर आता है ये अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ X is 40% डाउनस्ट्रीम ऑफ Z। इससे निकल जाएगा। देखो क्या है ना कि अगर हम लोग इससे करने के लिए जाएंगे, कोई भी वैल्यू हम लोग ले जाएगा, ठीक है, तो ये चूंकि 40% करके दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर तुम देखो, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे X और Z का रिलेशन नहीं निकल जाता। फिर क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ X is 40% डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ Z। यहाँ पर क्या उल्टा दिया हुआ, डायरेक्ट था तो निकाल देते, तो हम लोगों को इसके थ्रू यहाँ तक अगर जाते हैं तो निकल जाएगा। A और Q अगर ले लेते हो तो निकलता है।
देखो इस पर टाइम दिया करो, क्योंकि जनरली 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अगर तुम्हारा क्लिक कर जाता है तो सॉलिड है, तुमको कैलकुलेशन कुछ करना नहीं, थोड़ा सिर्फ सोचना है, सोच के देखो कि कहाँ पर से तुम कर सकते हो। ये 2 काम नहीं निकलते हैं। ये तुम्हारा एरिथमेटिक दिया है और तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 4 स्कीम है। मैं अगर लिख लूं ए बी सी डी, देखो 360 तुम इन्वेस्ट करते हो स्कीम ए में, 450 बी में, 100 स्कीम सी में 1 साल के लिए। Interest received from scheme A is 20% more than combined interest received from B and C. अब देखो अगर एक ही साल के लिए करो तो कंपाउंडिंग का मतलब नहीं आता है। अब इसमें तुम क्या ले सकते हो ये देखने वाली बात है। 360 तुम ए में करते हो और तुमको 20% ज्यादा मिलता है बी और सी से। अगर मैं इसको ये बोल के चलूं, ठीक है, इट जस्ट फॉर ये कि अगर इसमें मुझे 20% देता है तो ये मुझे मिलेगा कितना, 720। के लिए उन दोनों के बराबर 450 और 100 को मिला के 720 करोगे, ठीक है। मुश्किल लगता है, 20% करोगे 20 रुपए, इससे 700 नहीं आएगा और 72 है ना। मुश्किल है, आगे चलते हैं। या फिर इसको 25% अगर करेंगे तो मेरा 90 रुपये आता है। चलो देख लेते हैं, फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा। 800 रुपये इन्वेस्ट करते हो स्कीम सी में, 200 स्कीम डी में, 350 स्कीम ए में 1 साल के लिए। कंबाइंड इंटरेस्ट ए और डी का सेम एज इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम सी। इसमें देखें आगे भी बढ़े अगर, अब बोल रहे हैं महेश इन्वेस्टेड 12,000 in scheme B for a year. Subhash invested 40,000 in scheme D for a year. Interest received by Mahesh is 12% of the interest received by Subhash. अगर मैं इसको मान लूं कि देखो 12% है, एक बार हम लोग एक बार चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया मुझे भी समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको 10% लेता हूँ, देखिए मुझे 120 रुपए देगा। 120 रुपए 12% हो सकता है किसका, 1,000 का। 1,000 का 40,000 में 1,000 का मतलब क्या होता है कि डी मुझे 25% ब्याज देगा। अब मैं इसको बाकी जगह बिठाता हूँ, बी का ब्याज मेरा 10% है, तो अगर बी का ब्याज मेरा 10 रुपये आ रहा है तो ये 10 रुपये आ गए, हम लोग फिलहाल इसको रखते हैं वहीं पे। इसको मैं 20% नहीं कर सकता हूँ, 10% करूंगा तो 45 10 नहीं आएगा, इसको होल्ड करता हूँ। सॉरी, ये तो हम लोगों ने गलत ले लिया था। देखो
ये तो तुमको और ही बोल रहा है 450 स्कीम बी पे, तो इसको 45 रुपये मिलेगा, और 100 को स्कीम सी पे, स्कीम सी मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। ठीक है, 45 प्लस, चलो उसको फिलहाल होल्ड कर लेते हैं। जपिन इन्वेस्टेड 9000, इसमें हम लोग का बी का तो है, स्कीम बी फॉर 2 years एंड 3000 स्कीम डी फॉर 2 years, इंटरेस्ट स्कीम बी और डी का तो मेरे पास नीचे भी दिया हुआ है, तो अब मैं इसको नहीं करूँगा। इसको करने का मतलब नहीं आता, क्योंकि बी और डी तो हमने निकाल ही लिया। 800 स्कीम सी, 200 स्कीम डी, अब यहाँ से निकलेगा, डी का मेरा 25% है, तो ये मेरा देगा 50 रुपया। 315 स्कीम ए और 800 स्कीम सी, तो सी का अगर हम लोग डी का 25% है, तो ये हम लोग तो डी का 25% कर लेते हैं, बी का 10% ये कर लेते हैं, सी का अगर मान लो कि हम लोग 15% करते हैं, ठीक, एज्यूम, और अगर मैं 15% करता हूँ तो 120 रुपये देगा, ये 50 आ गया तो 70, तो ये इसका मतलब मुझे 20% देगा, अब ये 70 दे देगा, अब ये मेरा बैठ गया, ठीक है। सी मेरा 15% दे रहा है और ए मेरा 20% दे रहा है। अब ऊपर वाले में बिठा के हम लोग देख लें कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 360 ए में तुमने किया, तुमको मिला 72 रुपये, ठीक है। $450 बी में 45 रुपये। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि ये जो है ना, ए इज इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए इज 20% मोर देन द कंबाइंड इंटरेस्ट, तब तो हम लोग का निकल जाता, बेकार लोग फंसते। देखो ये 20% ज्यादा है, इसका मतलब एक्चुअल में इसको 60 रुपये, भाई इससे 20% घटा दोगे तो 60, तो ये 45 आ गया, ये 15 आते हैं। ऐसे भी तुमने निकाला सी का 15%, 45 15 प्लस 15 60, 60 का प्लस 20% करोगे तो 72 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये मेरा 20 प्लस 15 25 मेरा आ गया, यही तुम्हें निकालना था, इसको तुम लिख लो, 20 प्लस 15 25 आगे तुमको हेल्प करेगा, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आगे मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। What will be the compound interest obtained on an amount of 16,000 at the rate of C% after 2 years? C तुम्हारा 15 है, 2 साल के बाद 15 का 2 साल का जो इफेक्टिव रेट होता है, ये हो जाएगा मेरा 32.25। CI वाला पुराना वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा, मतलब 1/3 से थोड़ा कम, 16 का 1/3 करोगे 5000 से थोड़ा कम, सॉरी 4800, ये कितना है, सॉरी 5335 ना, 5335 से थोड़ा कम। अब ये है कि ये फिगर तो 13 का मल्टीपल है, तो ये आएगा नहीं, तो ये 5160 तुम देगा, ऐसे भी तुम्हारा 5160 16 से कट जाएगा, तो ये तुम इजीली ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट पे अगर करना चाहोगे तो 16,000 इंटू 1.15 इंटू 1.15, तो भी तुम्हारा निकल जाएगा, 9 पे भी कर सकते हो। बीस 10 15 25 हम लोग लिख लें। In a year, particular sum amounts to 27225 at 2% per annum. What is the compound 2% per annum when it is compounded half yearly? तो तुमको 50% करना है, तो बेसिकली 25% का ही इफेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि एक ही साल है,
एक साल में हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे और 2D है, 2D दिया पर D ले लो, तो बेसिकली 56.25% और अमाउंट्स टू, तो बेसिकली जो P आएगा P इंटू 156.25% करोगे तो आ जाएगा। नंबर अगर देखो तो पहले 9 का चेक करो, 9 का मल्टीपल ये आ रहा है, ठीक है। ये 9 का मल्टीपल देखो 7 2 9 5 4 9, इन सब चीजों को देख लिया करो। दूसरा एक और चीज क्या आ रहा है, 2 2 4 5 9 7 2 9, ये 11 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या है, 5 2 7 6 5 11 1 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है तो P मेरा 11 का मल्टीपल है। 9 भी चेक कर लो, 6 7 2 9 5 5 10, ये 9 मेरे, तो मुझे 9 भी चाहिए और 11 भी चाहिए। 11 ढूंढना इजी रहता है, 1 8 9 6 4 10 नहीं, 1 9 10 4 14 6 7 13 नहीं, 1 1 2 4 6 7 1 8 नहीं, 1 4 5 4 9 7 2 9, ये 9 भी है और 11 भी है, तो ये मेरा आंसर है। इसमें पूरे डिवीजन लगा के इजी हो गया। राजू ने 9x स्कीम ए में किया था, गुड़िया में लिखा 20 10 15 25। 9x लगाया था ए में फॉर 2 years, those are 20% इतना दे रहा हूँ। And Sanju invested 11x scheme D for 2 years, 56.25%। अब x तो कट ही गया, 11 से ये तुम्हारा 4 बार में कट गया, तो बेसिकली तुमको चाहिए 36:56.25। यही तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा ए और बी का, 36 and 56.25। इसमें 9 है, इसमें चेक करो 9 है क्या, 6 2 8 9 दोनों में, तो कोई मतलब नहीं बनता है, तब फिर हमारा 9 वाला आएगा नहीं, ठीक है। ये तो उल्टा है, ये तो ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, मेरे पास यही है। देख लो, मुझे लगता है कि आ ही जाए, काट लोगे तो आ ही जाए, ठीक है। 9 से काटोगे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है, फाइनली आ जाएगा। ऐसे भी समझ में भी आ रहा है कि लगभग इतना ही होगा, 16 दूनी 32 25 9 50, ठीक है, हाँ ठीक है। 16 दूनी 32 4 बच गया, 16 का 2.5, 25 दूनी 50 25 का 2.5 आ गया। संजय ने 45,000 लगाया था and got an interest of 14,512.50। अब 45,000 का 1/3 से थोड़ा कम है, 15,000 होता है 1/3, सॉरी मतलब हाँ 15,000 होता है 1/3 से थोड़ा कम। इसका मतलब ये क्या होगा, जो हमारे पास था उसके हिसाब से 32.25 होता, मतलब 15% तुम्हारा आएगा। 15% किसका था, सी का, सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें जो भी हम लोगों को टाइम लगा उसमें, वो उसी में था कि एक बार इंटरेस्ट निकालने में जो टाइम लगा, ठीक है, एक बार हमने निकाल लिया उसके बाद वो बहुत इजी था। क्वांटिटी देखो ये तो मेंस में उम्मीद कर सकते हो, P, Q, R, S, T together can complete the work in 12 days. P and Q together can complete the same work to complete. P and Q together take the same time to complete the work as R alone, ठीक है। तो R का एफिशिएंसी P plus Q के बराबर है, ठीक है। R and S together take the same time to complete the work as T alone. T is equal to R plus S, ये हो गया। P Q R S T तुम्हारे पास सारे आ गए। क्वांटिटी वाली रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ P Q एंड S इज 1:1:2,
ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन पी अलोन कंप्लीट द वर्क? अब देखो साथ मिलकर लोग 12 दिन में करते हैं। हम लोग एक बार चेक करते हैं एफिशिएंसी वाइज कि क्या होता है। पी क्यू एस, पी और क्यू अगर एक और एक है तो आर कितना हो जाएगा मेरा? आर का हो गया 2, ठीक है। और आर अगर 2 है और एस मेरा 2 है, ठीक है, तो टी मेरा हो गया 4। तो अब अगर पांचों को मिला दे तो 1 1 2 2 4 2 6 4 10, 10 इंटू 12, ठीक है, 120 टोटल हो गया। और बोल रहा है कि पी एलोन कितने दिन में कर पाएगा? पी का एफिशिएंसी 1 है तो पी को लगेगा 120, ठीक है। तो पी का मेरा पहला क्वांटिटी 1 जो है वो मेरा आ गया 120, ठीक है। 120 डिवाइड बाय 1, 120। The ratio of efficiency of Q, R and S is 3:5:2. Q, R, S. R और S अगर तुम्हारा 5 और 2 है तो T कितना हो जाएगा? T तुम्हारा 7 हो गया। और Q और R अगर दे दे, P इक्वल टू क्या है? R माइनस Q। P इक्वल टू R माइनस Q, ठीक है। तो R 5 है, Q 3 है, तो P कितना हो गया? 3। In how many days can P alone complete the work? फिर इसको देखते हैं। 2 3 5 5 10 तो 12 7 19, ठीक है। 19 इंटू 12 टोटल काम है, डिवाइड बाय P का कितना है? 2। 19 छके 114। तो ये देख लो 1 से 2 जो है ना, 1 तुम्हारा बड़ा है 2 से, 1 बड़ा है 2 से, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास है। अब इनको क्यों लोगे फिर? बस यही चीज तुम्हारा टाइम बचाता है भाई। 1 और 2 अगर तुमको एब्सोल्यूट आ गया कि 1 इज ग्रेटर देन 2 तो पहले ढूंढ तो लो। 1 और 2 जो है ना 1 ग्रेटर देन 2 एक ही में है। अब ये मेरा टाइम बच गया, ये क्वांटिटी 3 जो बोले मुझे लेना देना। A student notes down all the prime numbers between 10 and 70. The student chooses 2 number. Frankly speaking, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल स्किप कर दूंगा। 10 से लेके 70 तक का प्राइम लिखना है। जरा भी गलती हुई, एक भी इधर उधर हुआ तो तुम्हारा सारा बिगड़ जाएगा। क्या करने के लिए चाहो तो देखो 10 से 70 प्राइम, प्राइम क्या होता है? 6 के मल्टीपल से आगे और पीछे। 10 के बाद पहला 6 का मल्टीपल होता है 12, तो 12 माइनस 1 11, दूसरा तुम्हारा आ जाएगा 12 13, ठीक है। 11 13, ठीक है। 6 दिया 18, 17 और 19, 6 चौके 24, 23 आएगा, 25 नहीं आएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, 29 और 31, 4 5, 6 छके 36, 35 नहीं आएगा, 37 आएगा, 6 सत्ते 42, 41 और 43, 6 8 48, 47 आएगा, 49 नहीं आएगा, 6 9 54, 53 आएगा, 55 नहीं आएगा, 6 10 60, 59 और 61, 11 छके 66, 65 और 67, 65 नहीं आएगा, 67 आएगा, इतना ही आएगा। इसके 70 के ऊपर निकल जाएगा, तो टोटल तुम्हारे पास आ गया 15। अब आता है the student chooses 2 numbers randomly from them, what is the probability that the unit digit of both number is 3? मेरे पास 1 2 3 4 है, यूनिट 3 वाले,
तो बेसिकली तुम क्या निकाल रहे हो, 4 में से 2 की प्रोबेबिलिटी और 15 में से 2 की प्रोबेबिलिटी। तो ये आ गया 4 दिया 12/2 6 और 15 × 7 105। तो क्वांटिटी 1 की बात करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 2/35, 3 से काटोगे 2/35, ठीक है। 1 मेरा आ गया 2/35। 2 निकालते हैं। Student chooses 2 numbers randomly from them. What is the total? 1 is less than 15 and other is more than 55. देखो नीचे तो 2 ही लेना है, ये तुम्हारा 105 ही रह जाएगा, और ऊपर में तुमको लेना है कि 1 is less than 15, तो 2 है, तो एक तो 2 आ जाएगा और दूसरा फिर तुम्हारा है अदर इज मोर देन 55 से, तो 2 × 3, ऊपर तो 6 पूरा आ गया, ठीक है क्या, नीचे तुम्हारा मतलब वैसे आ जाएगा, तो फिर तुम्हारा घूम के वही आ जाएगा 2/35। अगर ये 2/35 आ गया तो फिर तुम्हारा ये वाला आंसर आ गया 1 = 2 और अदर वन तुम्हारा उससे आ गया। तो तीसरा वाला मुझे फिर भी नहीं निकालना पड़ेगा। अब ये एक है प्रॉब्लम तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें इसलिए है 2C2 करोगे 3C2 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। 2C2 करोगे तो 2 आएगा, 3C2 करोगे अगेन तुम्हारा वही 3 आ जाएगा, 2 × 6 बट इसको मैं ये वाला जो पार्ट था इसके बाद वाला पार्ट इजी है, ये वाला पार्ट डिफिकल्ट था, तो इसको करना मुश्किल है। इसमें देखो क्या, पर्सन बॉट 5 आर्टिकल्स A B C D and he marked up each article and sold it after allowing some discount। तो इसके पास 5 आइटम है, ठीक है, जिसको कि उसने कुछ तो क्या है उसको मार्कअप किया, प्लस में ले लो, डिस्काउंट दिया माइनस में ले लो, और ये प्रॉफिट या लॉस हुआ। आधा लाख बहुत कम डाटा दिया हुआ, बाकी तुमको फिर लेना ही है। इसमें से 60 इसने मार्कअप किया, बी में 100 मार्कअप किया, डिस्काउंट ए में नहीं दिया हुआ है, बी का डिस्काउंट इसने 25% दिया है, ठीक है। सी का इसने डिस्काउंट दिया हुआ है मात्र 20%, ठीक है, और डी का इसने डिस्काउंट दिया हुआ है 40-10 50%, और डी में इसने प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो प्लस कर देता हूँ। ई में कुछ नहीं दिया हुआ, लॉस दिया हुआ है 40%। ये तुम्हारे पास कहने के लिए इतना ही डाटा है, इसके बाद का जो भी डाटा है तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ेगा। देखते हैं, दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ ई, मार्क प्राइस ऑफ डी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर सेम। कॉस्ट ई, मार्क डी, सेलिंग बी। कॉस्ट ई का, ठीक है, मार्क डी का और सेलिंग बी का, ठीक है, ये सेम है। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि फिर तुमको रेशियो ऑफ कंबाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी डी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी डी। अब अगर इसमें देखो तो ये सारे अलग दिख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक साइड निकाल लेते हैं। चलो, कॉस्ट ई, मार्क डी, सेलिंग बी। ये बी का सेलिंग निकालना इजी है, 100 रुपये में तुमने इसका कॉस्ट पकड़ा, ठीक है। अगर मैंने 100 कॉस्ट पकड़ा तो 100 का टॉप में ये मार्जिन हो जाएगा, तो 200 25% डिस्काउंट, तो 50 डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसका जो है 150 हमने लिया, इसका कॉस्ट हमने लिया है 100 रुपये, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि मैं इसको कॉस्ट मार्क सेलिंग पर डाल देता हूँ, इसका हमने कॉस्ट पकड़ा 100, मार्क इसका हो गया 200 और सेलिंग हो गया 150। अब ये जो सेलिंग है, ठीक है, बी का, ये सेलिंग प्राइस डी का मार्कअप प्राइस है,
ठीक है। तो डी का मार्कअप मेरा हो गया 150, ठीक है। तो अगर डी का मेरा मार्कअप 150 है, इसमें 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं बेचूंगा कितने का? 75 रुपये का। फिर कॉस्ट मेरा सी का कॉस्ट मेरा जो है ना, ये 150 है। इसमें मुझे मार्कअप तो नहीं दिया होगा, मुझे उसमें दिया हुआ है कि 40% का लॉस हो रहा है। तो 150 रुपये का चीज में बेचूंगा कितने का? 90 रुपये का। तो मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पूछा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं नहीं निकाला, हम डायरेक्ट इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 5, 9, 7, 16 और 15, 31, 315। अब 315 से यहाँ पर फिगर में आ जाओ। मेरा सेलिंग प्राइस राइट साइड वाला मेरा 315 है। 315 अगर देखोगे तो इसको 5 से काट के समझ में नहीं आता है, तो 5 से काटोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 63। 63 मतलब 7 और 9 का मल्टीपल। अब इसमें देखो तो ये मेरा 7, 9 दोनों में से किसी का मल्टीपल भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 7 और 9 दोनों का मल्टीपल 18, 17, और ये 7 और 9 दोनों का मल्टीपल। तो ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज हाफ द मार्क प्राइस ऑफ ई। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सी इज 150% ऑफ द लॉस परसेंटेज ऑफ ई। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ना इसमें हो रही है दिक्कत, तो मैं मोबाइल पर ना ये वाला फोटो ले लेता हूँ, मुझे इजी पड़ेगा। एक सेकंड बोल रहा हूँ। थोड़ा इजी हो जाएगा, बनाना डिफिकल्ट हो रहा था। बार बार पीछे तुम लोग तो इसको पेपर पर लिख लेना, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज हाफ द मार्क प्राइस ऑफ ई। अब सी का क्या है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है, बाकी अपने को नहीं पता है। मार्क प्राइस ऑफ ई हमें नहीं पता है, ठीक है। तो सी का सी एंड is half of mark price of E. Sure. Profit percentage of C is 150% of loss percentage of E. अब ये मुझे पता है कि E का loss percentage 60 था, ठीक है। तो profit percentage of C is 150%, ठीक है। तो C का जो profit है ना, ये तुम्हारा आ जाएगा 100%, नहीं, half of 150% of the loss। तो कॉस्ट जो मेरा जो सी का प्रॉफिट है, ठीक है, सी का मेरा प्रॉफिट जो है ये है 60%। इफ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ ई इज 120%, मार्कअप परसेंटेज ऑफ ई, ठीक है। मार्कअप परसेंटेज ई का अपने को दिया हुआ नहीं है, ई का अपने को सिर्फ लॉस दिया हुआ है। इफ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ ई इज, डिस्काउंट ई का जो है ये है तुम्हारा 120% ऑफ मार्कअप परसेंटेज ऑफ ई, 1.2 मार्कअप ऑफ ई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ सी टू दैट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ई, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ सी और मार्क प्राइस ऑफ ई का तुम्हें रेशियो बताना, ठीक है। मेरे पास जो फिगर दिया हुआ है, सी का फिगर दिया हुआ है 20% प्रॉफिट और ई का दिया हुआ 40% लॉस। तो हम लोग को फिगर एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये चल लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी हमने ले लिया 100, ठीक है। तो मार्क प्राइस ऑफ ई कितना हो गया? 200। मार्क प्राइस ऑफ ई मेरा 200 हो गया। चलो फिर उसके बाद क्या है, जो सी का प्रॉफिट है वो 60% है, ठीक है।
तो सी कितने का बेचेगा? एक मिनट रुको, मेरा नाम गायब हो गया। सी का हमें डिस्काउंट दिया हुआ है मात्र 20%। चलो, तो हम लोगों ने बोला कि सी का प्रॉफिट 60 रुपये है। सी का तुमने कॉस्ट लिया है, सी का जो है ना हमने सीपी लिया हुआ है 100, प्रॉफिट है 60%, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस होगा मेरा 160, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें डिस्काउंट 20% है, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 200, क्योंकि 200 में तुम -20% करोगे तो 160 रुपये का मिलेगा। अब क्या है कि हमें बोल रहा है कि सी का मार्क और ई का मार्क। ई का मार्क हमने ले लिया है 200 और सी का मेरा मार्क आ गया 200। इसका मतलब ये जो रेशियो आया तुम्हारा 1:1 का। तो एक बार दोबारा से प्रॉपर स्टार्ट करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। If the cost price of A is same as mark price of B, CP A is equal to mark price B. Difference between mark price of A and B is 840. Mark price A minus या mark price B is equal to 840. किसका ज़्यादा है किसका कम है ये हम लोग देख सकते हैं। ऐसे कॉस्ट प्राइस ए का अगर तुम्हारा ज़्यादा है, मतलब मार्क प्राइस बी के बराबर है, तो एम पी ए माइनस एम पी भी 840 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 700। सेलिंग प्राइस ए माइनस सेलिंग प्राइस बी इज इक्वल टू 700। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन आर्टिकल ए? ए का बोलता है कि 60% हम लोग मार्कअप करेंगे, ठीक है। और बी का मेरा बोल रहा है कि 100% मार्कअप करेंगे। चलो, अगर हमने अब थोड़ा सा समझ कि हम लोगों को फिर प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपये है, अगर सीपी का जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। मार्क प्राइस बी का मेरा 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और ये बोला ये भी मेरा 100 रुपये हो जाएगा। और मार्क प्राइस जो है ए का ये 160 होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 60% प्लस कर रहा है। तो 160 माइनस 100, 60 इज इक्वल टू 840, ठीक है। मतलब यूनिट वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा? 40। यूनिट वैल्यू 40। समझ में आपको क्या आ रहा होगा? 160 माइनस 100, 60, 60 इज इक्वल टू 840। तो यूनिट वैल्यू मेरा 14 आ गया। फिर आता है कि सेलिंग प्राइस बी का, तो बी 25% डिस्काउंट देता है। तो बी का तो मार्क प्राइस तुम्हारा 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 75। ए का हमको पता नहीं है, ए का हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ, ए का अपने को ऊपर से लेना पड़ेगा, नहीं है कुछ, ठीक है। तो हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि यूनिट वैल्यू तो हम लोगों ने लिया हुआ ही है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बी का निकाल के फिर यहाँ से हम लोग कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या था कि 100 रुपये का था, 75 रुपये का है, ठीक है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज पे जाने दो। अब मुझे आता है कि भाई ये 160 रुपये का है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा? सेलिंग प्राइस है
क्या रखोगे कि तुम्हारा ये 700 का आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसी को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 160 का बेसिकली मेरा 14 इंटू 16 आएगा, ये 1400 आएगा। तो ये जो मार्क प्राइस ए का आ गया ना, ठीक है, ये और मार्क प्राइस बी का, मार्क प्राइस बी का मेरा है 1400 प्लस 840, तो ये है मेरा 2240 रुपये समझो। और कॉस्टिंग तुम्हारा इसका कितना है 1400 रुपये, ये मेरा सीपी है ए का, समझो कि क्यों कर रहे हैं। अब क्या है कि ये तुम्हारा जो मार्क प्राइस बी का है, बी पर तुम क्या कर रहे हो कि 25% का डिस्काउंट ले रहे हो, तो इसका तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा आएगा, ये आएगा -350, ये कितना आ गया 1050। अब ये बोल रहा है कि तुम्हारा ₹700 का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में। क्या करें, इसको हम लोग 1750 कर लें, ठीक है। अगर इसको 1750 कर लोगे तो 1400 रुपये का आइटम था, 1750 रुपये का बेचा, ठीक है, 350 रुपये का प्रॉफिट, 350 1400 का 25% होता है, ठीक है। तो ये हम लोग मार सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये मुझे पता हो कि प्रॉफिट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 1700, ये 1050 से 750, 700 रुपये हमने ऐड कर दिया। ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको 1750 की जगह पर मैं इसमें से 700 माइनस करके इसको 350 कर दूं। तो मुझे ये पता लगा कि ये जो 700 रुपये का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी 700, इसमें ये तो हमको कहीं नहीं पता है कि ए का ज़्यादा है या ए का कम, इसीलिए इसका आंसर तुम्हारा जाएगा कांट बी डिटरमिनेंट। तो ये गलती से मत मार देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है। तो क्या कंबाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड डी इज 13950। तो हम लोग अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो बी प्लस डी तुम्हारा 13950 दिया हुआ है। कंबाइंड मार्क प्राइस तुम्हारा, मार्क प्राइस की बात करें तो ये बी और डी का दिया हुआ है तुम्हारा 23400। अब ये बोल रहे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड डी। अब देखो इसमें तुमको इक्वेशन में ही लेके जाना पड़ेगा। तो अब इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो तुम्हारा मार्किंग कितना ऊपर किया हुआ है ये देखते हैं। बी का मार्किंग 100 रुपये ऊपर किया हुआ है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ, ठीक है, कि सीपी चलो बी का जो है अगर 100 रुपये है तो इसका मार्कअप जो हो जाएगा ये हो जाएगा 200, और इसका जो सेलिंग आ जाएगा ये बी 25% डिस्काउंट दे रहा है तो इसका सेलिंग आ जाएगा 150। और डी की अगर बात करें तो डी में क्या है कि तुम्हारा इसमें मार्कअप नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर 100 रुपये हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस पे करते हैं तो इसमें जो दिया हुआ है वो है तुम्हारा कि 20% प्रॉफिट कमाता है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसका 120 हो जाएगा, और ये बोला डिस्काउंट ये तुमको 50% करता है। इसका मतलब ये हो गया ये 240 रुपये इसका मार्क प्राइस होगा, तो 50% डिस्काउंट है 120 रुपये। तो ये एक्चुअल मेरे पास फिगर है। अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो एक तो ये हो सकता है कि मतलब
20B plus mark price 24D is equal to 23,400 और इधर करोगे तो 15B plus 12D is equal to 13,950 या तो इसको डबल कर लो, ठीक है, तो फिगर तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाएगा 30B प्लस 24D इक्वल टू 13,26, ठीक है, 27,900। तो B का वैल्यू तुम्हारा निकल आएगा। B का वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हारा 27 माइनस 30 4,500 आ जाएगा। तो ये 10B इक्वल टू 4,500। तो इसका मतलब हम लोग अगर इसमें से अगर करते हैं, ठीक है, तब तो क्लियर हो जाएगा। 20B का मतलब हो जाएगा 9,000, तो ये 9,000 आ जाएगा, ये 14,400 आ जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मार्क प्राइस मेरे निकला है, ठीक है, तो ये मेरा है 9,000 और ये है 14,400। तो अब इसमें अगर देखोगे तो इसका अगर करते हैं कि 100% ये हुआ, इसका CP आ जाएगा 4500 और इसमें 14,400 आएगा, 14,400 आएगा, 9,000 14,400 23,400। तो अब इसमें क्या है कि ये तुम्हारा 1.4 टाइम्स बढ़ा है। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई इसको अगर मैं 2.4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 24 है ना, इसको 2.4 से डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, 2.4 से डिवाइड करोगे तो 24 छठे 144 होता है। जो मेरा डिफरेंस आ गया 4500 और 600, 1500 में तुम्हारा इसका CP में डिफरेंस आ गया। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो अगेन दिया है, ये तुम्हारा टाइम डिस्टेंस का है, प्रत्युष सोहन मितेक बॉबी फलक, प्रत्युष सोहन मितेक बॉबी फलक। स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A at 1 PM, मान लो कि ये 1 बजे सब लोग स्टार्ट करें। Towards point C in their vehicle, there is a point B between point A and C. अब मान लो ये यहाँ से चलता है, ये C है, ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट B है बीच में, there is a point B between points A and C. चलो B है। When Sohan and Bobby reach point B, they turn back to the starting point. Sohan and Bobby, ये तुम्हारा B से वापस लौटता है। Since Pratyush is the slow, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? Nitik and Falak reached point C. Nitik and Falak ये लोग C तक जाते हैं, फिर वहां से रिटर्न हो जाता है। Since Pratyush is the slowest, he met Bobby, Falak and Nitik at 3:45. बॉबी को ये 3:45 पर मिला, फलक को ये 5 पर मिलता है और मितिक को ये 6:20 पर मिलता है, ठीक है। Had Sohan Bobby returned from exactly middle of A and C, okay, इसका मतलब B जो है exactly middle नहीं है। When Sohan and Bobby अगर exactly middle से होता तो Pratyush should have met Sohan and Bobby at 3:24 and 3,
अब देखिए 3:45 पे आया है, इसके जगह पर 3 बजे होता है। इसका मतलब हम लोग एक पॉइंट एग्जैक्टली मिड में हम लोग बना लें, मान लो कि चलो कि हम लोग डी बना लेते हैं, एक ये पॉइंट होगा बी। अगर सोहन तुम्हारा डी से लौट बी से ही लौट रहा है, लेकिन बोल रहा है कि एट सोहन एंड बॉबी, सोहन भी अगर यहाँ से रिटर्न होता, अगर ये डी से रिटर्न होता तो ये इसको मिलता सोहन को 3:24 पे, और बॉबी अगर डी से लौटता तो ये इसको मिलता 3 बजे। ठीक है, बी से लौट रहा 3:35 पे। अब ये डिफरेंस आ रहा है। स्पीड ऑफ मिथिक इज 62.5% ऑफ द स्पीड ऑफ बॉबी। मिथिक जो है बॉबी का 5/8 है। अब इसमें देखो, हम लोग अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या है कि ये डी से लौट रहा है, सोहन का टाइम 3:24 दिया हुआ, सोहन का अदरवाइज कहीं टाइम नहीं दिया हुआ। तो अब देखो कि ये बीच से अगर लौट रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, ये हम लोग बोल सकते हैं 3.24 3:24 पे मिलता है, मतलब और इसको 2 घंटा 24 मिनट लगते हैं। 2 घंटा 24 मिनट का मतलब होता है 2.4 आवर। ये हम लोग बोल सकते हैं। 6:20 का मतलब होता है 5 घंटा 20 मिनट, तो 5 1/3। 3:45 पे अगर मिल रहा है, ठीक है, तो 2:45 का मतलब हो गया 2 3/4, और 3 बजे का मतलब होता है कि 2 घंटे लगे इसको। फर्क 4 घंटे लग गए। अब हम लोगों को यहाँ से एक एज्यूम करके और हम लोगों को चलना पड़ेगा। हम लोग पहले फुल वाले को लेते हैं, और एक हमको दिया हुआ है मिथिक इज बॉबी का 50 5/8। अब मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो कि 8 का मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल 2.4 है, 8 है, 240 हम लोग ले सकते हैं। अगर मैं 240 लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सबसे कटे, तो मुझे लिए वो जरूरी है। हम लोग ये बोलते हैं कि लेट डी बी मतलब डिस्टेंस, इस डी की बात मत करो, 240 किलोमीटर। मिथिक को 80 मान लें, ठीक है, मान के चलते हैं कि मिथिक का जो है यह 80 है, तो नहीं, मिथिक 50 होगा, बॉबी 80 होगा, क्योंकि बॉबी का तुम्हारा 5/8 है। फिर इसको हम लोग ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है, इस रेशियो में होगा। मैंने देखो 5/8 है, हमने सिर्फ रेशियो को ये किया हुआ। अब इसके बाद मिथिक आ गया, बॉबी आ गया। अब सोहन को देखो, अगर क्या तो सोहन, अच्छा इस पर एक और चीज है, ये सारे लोग 1 बजे चलते हैं, ठीक है, जाके लौटते हैं और फिर प्रत्युष से मिलते हैं। ध्यान, जाते हैं, लौटते हैं,
फिर प्रत्युष से मिलता है। तो ये जितना टाइम का है वो सब उसका गेम है कि भाई सोहन जाएगा लौटेगा, सोहन बीच में जा रहा है, डी तुम्हारा मिड पॉइंट है। अगर मान लो कि 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर जाएगा लौटेगा, प्रत्युष भी चल रहा है, तो ये 120 किलोमीटर पहुंच जाएगा, रिटर्निंग होगा, तो मतलब ओवरऑल डिस्टेंस दोनों का मिला के 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर जाने में 2.4 आवर्स लगते हैं। तो मतलब सोहन और प्रत्युष तुम्हारा, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि सोहन और प्रत्युष का स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर, तभी 2.4 का लगता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि प्रत्युष और नितिक का स्पीड जो है, देखो 5/1/3 लगता है। 5/1/3 में 240 किलोमीटर जा रहे हैं, इसी पे जा रहा है और फिर लौट रहा है, मतलब ओवरऑल 480 किलोमीटर होगा दोनों मिलाकर। 480 में 5/1/3 लगता है, 90 किलोमीटर, 9×5 = 45 और 1/3 में 30, तो ये तुम्हारा आ गया 90 किलोमीटर। इससे हम लोगों को क्या होगा, इजी होगा करने। फिर तुम्हारा आता है इसका 2 घंटे में ये बीच से लौट रहा है और 3:45 में इससे, तो हम लोग 3:45 के बाद में चलते हैं, पहले हम लोग 2 घंटे वाले को लेते हैं। ये तुम्हारा b + p करोगे तो 2 घंटे में बीच से लौट रहा है 240, तो मतलब इसकी स्पीड हो गई 120। फिर आपका है फलक का, फलक और प्रत्युष का हो गया, तो ये 4 घंटे लगते हैं, अगेन 480, ठीक है, तो ये तुम्हारा वही आ जाएगा 120। इसका मतलब ये हो गया कि फलक और F और B का स्पीड सेम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या ले सकते हैं। वैसे तो बिठाओगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ हमने 80 और 50 किया हुआ है, अगर मतलब ये भी एजम्पशन ही है, बट यहाँ से कुछ बैठ सकता है। अगर देख रहे तो हमको लग रहा है कि ये हमारा ठीक ही है, ठीक है, और तुम्हारा प्रत्युष का अगर 40 साल हो गए, ठीक है, तो सब जगह पर तुम्हारा बैठ जाएगा 40-80, 40-80, 40-50। फिर तो मेरा सारा ही आ गया, प्रत्युष 40 है, सोहन 60, बी और एफ तुम्हारा सेम है, और हमारा प्रत्युष का निकल गया 40। ये तो अब हमारा परफेक्ट निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को एक चीज और जो है कि डी और बी, तो आप इसमें देखो कि ये बोल रहा है कि इन दोनों की स्पीड जो है क्या, बी एंड पी 120 किलोमीटर है। तो अब क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा 45 मिनट ज्यादा लग रहा है क्या? अगर ये 120 किलोमीटर है, अब ये सोचो कि 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में ये लोग कितना जा रहे थे 240, तो 2 घंटा 45 मिनट में कितना जाएगा? स्पीड तो तुम्हारा दिया हुआ 120, तो 240 प्लस 120 का 45 मिनट, 3/4, 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया, हम लोग ये बोल सकते हैं, ये तो मेरा 120 था, ये मेरा 90, नहीं 90 नहीं होगा, क्योंकि ये तो मिला के बाद 45 आएगा, सॉरी ये तुम्हारा 45 आएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 120 × 2.75, तो 240 प्लस 90, 330, 330 का आधा तुम्हारा 165 आएगा,
ये जो तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, ये 45 आएगा, तो दैट मीन्स तुम्हारा 165 टोटल हो जाता है, ठीक है। ये 165 आ जाएगा, फिर ये तुम्हारा 75 आ जाएगा, 75, 45 और 20, ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। ये तुम्हारा बन गया एक चार्ट। अब ये जरूरी है कि हम लोग इस चार्ट का फोटो ले लें, नहीं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा करना। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा सबको। If the distance between A and C is 240 किलोमीटर, हमने लिया है, what is the speed of सोहन? ठीक है, सोहन का स्पीड हम लोगों ने लिया हुआ 60, ये तुम्हारे पास है किया हुआ, ठीक है, तो 60 तुम्हारा डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ से 240 लिया था, तो 240 लिया हुआ तो तुम्हारा वही है। If the distance between A and B is 198, हम लोगों ने A and B का लिया हुआ 165, हम लोगों ने लिया हुआ है 165, और 165 की जगह पर ये बोल रहा है कि 198 हो। अब इसमें देखो तो दोनों एलिमेंट का मल्टीपल है, ठीक है, इससे ये कितना ज्यादा है, +33, इसका मतलब ये हो गया +20%, ठीक है। स्पीड ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम इज मोर देन 60, जो हमने निकाला था उसका 20% ऐड करना, तो एक का था तुम्हारा m का था 50, ठीक है, तो उसका 20% करोगे तो मेरे पास था 50, 80, 60, 80, 40, कितने का स्पीड 60 से ज्यादा होगा, ये मेरा 60 आ जाएगा, ये तीनों का 60 से ज्यादा हो जाएगा, ये मेरा 48 आ जाएगा, मैं 20% ऐड करूंगा, तो इसका मतलब 3 लोग ऐसे होगा जिसका कि मेरा निकल के ज्यादा आ जाएगा। At what time did Mythik reach point C? अब Mythik का स्पीड है 50 किलोमीटर, टोटल हमने लिया होगा 240 A to C का, तो इसको लगेगा 4.8 आवर। 0.8 का मतलब होता है 8 6 के 48 मिनट। 1 बजे चला था तो 5:48 पे ये वहां पहुंच जाए। देखो जितना टाइम हमें लगा वो पहले उसको सेट कर देंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं होती। If the distance between B and C is 75, ये तो हमने निकाला वही था, D, B and C, ये 120 था हमारा, ये हमारा 45 था और ये 75 था, ये हमने लिया था D, ये हमने एक D सेंटर पॉइंट ले लिया। If the distance between B and C is 75, what is the difference between the speed of प्रत्युष and Bobby? तो जो मेरा था वही रह जाएगा, प्रत्युष में मेरा आ रहा था 40, प्रत्युष का था 40 और बॉबी का था 80, ये मेरा टाइम यही रह जाएगा। Which of the following is correct about the speed of प्रत्युष, Mythik and Falak? प्रत्युष था तुम्हारा 40, Mythik था 50, Falak था 80। प्रत्युष सबसे छोटा था, ये वाला तुम्हारा प्रत्युष, प्रत्युष के बाद मिलिक, मिथिक, मिथिक के बाद फलक। देखिए जितना ही डिफिकल्ट लग रहा था पहले, एक बार हमने इसको सेट कर दिया उसके बाद ये वेरी इजी हो गया। फिर एक और आ गया GHI के 5 नेचुरल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, GHI J increasing order. I is the average of all of them. I मेरा average है. Average of H and J is also I. ठीक है, मतलब ये तुम्हारा एवरेज H और J का तुम्हारा एवरेज अगर I है ना तो G और K का भी I ही आ जाएगा,
अभी आएगा ना, तो होगा नहीं, इन दोनों का ना, इन दोनों का भी करोगे तभी आएगा। फिर आता है कि जी एच आई एंड के आर परफेक्ट ऑड स्क्वायर लेस देन 100। यहाँ पे तुम्हारे पास क्लू है, जी एच आई के, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है लेस देन 100। तो इसको छोड़ दो केवल के, मान 9 का स्क्वायर 100 से नीचे है ऑड का, तो 9 का ये तो है, ये है 7 का, 5 का और 3 का। बट इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि देखो 81 और 9 90, 90 का एवरेज आएगा 45, मेरा आ रहा है 49, इसका मतलब ये तो मेरा नहीं आएगा। तो अगर ये 81 नहीं आएगा तो ये 9 का नहीं होगा, 7 का होगा, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, 49, ये अगर 7 का आएगा, ये 5 का आएगा, ये 3 का आएगा और ये 1 का आएगा। अब ठीक है, बैठना 1 और 49 करोगे 50, 50 का ये 25 आ गया। ठीक है, तो फिर तो मुझे ये इसमें क्या ऐड करोगे, 25 नहीं 50 हो जाते, 6 का जो मेरा वैल्यू आएगा वो 41 आ जाएगा। ये मेरा बन गया 1 9 25 41 49। इसमें कुछ लिखने के लिए नहीं, तुम लिख लो, याद कर लेंगे 1 9 25 41 49। If HMNO and KP are in arithmetic progression, HMNO KP, difference in the value of N and P। अब देखो इसमें मेरे पास क्या क्या है, H है और K है, 9 और 49, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। H है 9 और K है 49। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समझ में आ रहा है, 40 का गैप है तो तुम्हारा 10 का गैप आ जाएगा, इसका मतलब 19 29 39 और 59। एन और पी का डिफरेंस 29 और 59 30। सिंपल। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए टू दैट इन स्कूल बी एच और जे। ओके, तो लंबा खींचा है, फिगर्स वहां से लिया है, बाकी लंबा खींचा एच और जे। एच है हमारा 9, जे है 41। ए बी, ये है तुम्हारा 9, ये है 41 रेशियो। School A has 40% girls and school B has 50% girls। तो इसमें अगर मैं गर्ल्स और बॉयज की बात करूं, ठीक है, तो स्कूल A has 40% girls, 3.6, ये तुम्हारा है 50% गर्ल्स, 20.5। If the difference between the number of boys मेरा आ जाएगा 5.4 और ये तो अगेन 20.5 भी रह जाएगा। Is 3020, what is the number of students in school A? अब स्कूल ए में देखो 9 के मल्टीपल में तो रहेगा, लेकिन 9 का मल्टीपल तुम्हारे पास यहाँ पे सारे ही है, मेरे पास ज्यादा नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो ये आता है 15.1। 15.1 तुम्हारा है इसके बराबर 3020। अब समझ में आ रहा है, इसको तुम 200 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब 9 को मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो एक्चुअली 9 का मल्टीपल सारा था, तो हम लोग 1800 में डायरेक्ट नहीं जा सकते। Pranay Basu Chirag started a business by investing L। L तो हमारे पास नहीं था, ठीक है, चलो Pranay Basu Chirag by investing L,
L plus 4000 12 L plus 4000 or 12. Product basket जो है यूज्ड फॉर I months. I तुम्हारे पास है, I था हमारा 25, I है हमारा 25. इन सब ने अच्छा अलग अलग के लिए किया. प्रोडक्ट है 25 मंथ के लिए क्या k plus g by 2 k plus g by 2 क्या 50. तो ये भी तुम्हारा k plus g by 2 करोगे तो ये भी तुम्हारा 25 आ जाएगा. और h था तुम्हारा 9, ये आ जाएगा 10. h था हमारा 9, ये आ जाएगा 10. If the share of basket in the loss is h plus j%, h plus j, ये दिक्कत होता है लिख कर नहीं लिखने का. h plus j 50%. शेयर ऑफ basket, ये जो है ना 50%. प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, ठीक है, जो भी होगा लॉस में तो इसका मतलब लॉस होगा, तो इसका ये ओवरऑल 50% का बाकी यहाँ है हमारा 50% होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? अब देखो क्या है कि अब इसमें हम लोग चेक करने के लिए जाए तो ये नंबर तो बहुत छोटा हो रहा है 500 और 800, तो 5000 और 8000 में हमें लेना पड़ेगा. 8000 को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या आता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि 8000 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो राउंड फिगर आएगा. चलो अगर मैं 8000 से इसको करता हूँ तो 25/200 आता है. 8 4 12, 12 को 25 से करूँगा तो 300 आएगा, ठीक है. 8 में 16 को 10 से करूँगा तो 160 आएगा. नहीं आ पाया मेरा, क्योंकि ये 360 आ गया, 340, लेकिन मुझे चाहिए था बराबर. फिर ये गए 5000, फिर अकेला बच रहा है, चेक कर लेते हैं. 5000 को 25 से करेंगे 125, ठीक है. 5 4 9 को 25 से करेंगे 225, 10 को 10 से करेंगे 100. अब तुम्हारा आ गया 125 और 100 करेंगे तो ये तुम्हारा 225 और ये 225, ये 50%. तो ये मेरा आंसर. Which of the following is the perfect cube? Perfect cube में तुम्हारे पास जो आ रहा था G H I J K 1 9 25 41 49, ये था. आप इजी रेगुलर कर देना. J H 41 9 नहीं, J I 41 25 क्यूब नहीं है. K I 49 25 क्यूब नहीं है. K J, क्योंकि ये मेरा 8 है, 8 मेरा परफेक्ट क्यूब है. H और J भी हो सकता है पर नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है. आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा. इसने डिफिकल्ट के हिसाब से दिया था पेपर, ठीक है. तो एक तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि अगर हम लोग प्रॉपर पूरा सा दिमाग अप्लाई करें, ठीक है, स्थिर होकर सोचें, मल्टीप्लाई करें तो इजीली हम लोग